हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलो, अपन पढ़ रहे थे बीएससी थर्ड ईयर क्वांटम की बात कर रहे थे। उसके अंदर अपन फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे, ठीक है। अपन ने उसमें कुछ एक पॉइंट कर लिए थे। तो अपना पॉइंट चल रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। उसके अंदर अपन ने प्रयोग भी पढ़ लिया था और क्लासिकल की जो असफलताएं हैं वो भी पढ़ ली थी। अब अपन क्वांटम की सफलता की बात कर रहे हैं। जो अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो वो प्रयोग लिखे थे, निष्कर्ष लिखे थे उसके, उसी की अपन क्या कर रहे हैं, सफल व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। सफल व्याख्या में अपन ने फर्स्ट पॉइंट लिखा था। लिखा भी क्या था, मतलब हाँ, उसकी एक वो इक्वेशन निकाली थी। उसकी इक्वेशन ऐसी कुछ थी, 1/2 mv मैक्स स्क्वायर इक्वल एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ऐसी कुछ थी। चलो, इसका पूरे का मैंने आपको बता भी दिया था कि ये कैसे आता है, क्या होता है इसके अंदर। अगर इसकी वैल्यू अपन कम कर देंगे या फिर ज़्यादा कर देंगे या फिर ऋणात्मक ले लेंगे तो इसकी वैल्यू भी ऋणात्मक हो जाएगी। तो आपको भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो ये मैं सारा सब कुछ आपको समझा चुकी थी। तो अपन उसके अब पॉइंट की बात करेंगे कि पॉइंट लिखेंगे उसका, ठीक है। चलो देखो, यही कुछ बताया था मैंने। ये जो इक्वेशन आई है अपनी, प्राप्त समीकरण से प्रदर्शित होता है। क्या? प्राप्त समीकरण से प्रदर्शित होता है कि प्रकाश की आवृत्ति क्या है, यहाँ पे न्यू है। क्या है? न्यू। प्रकाश की आवृत्ति न्यू, दहली आवृत्ति न्यू नॉट से कम हो जाए। क्या बोला? यदि प्रकाश की आवृत्ति न्यू, दहली आवृत्ति न्यू नॉट से कम हो जाए तो गतिज ऊर्जा ये 1/2 mv मैक्स स्क्वायर, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अतः प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, किसके लिए? अतः फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आवृत्ति जो होती है वो दहली आवृत्ति से अधिक या उसके बराबर ही होनी चाहिए। अतः कण यांत्रिकी दहली आवृत्ति की सफल व्याख्या करती है, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ इस इक्वेशन का, कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स सफल व्याख्या करने में या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में सफल रही, ठीक है। अब अपन इसका पॉइंट लिखते हैं कि अपन ने इसकी जो पूरा जो डेरिवेशन देखा था या फिर इसकी जो बात की थी, समझा था अपन ने पिछली क्लास में, तो उसको अब अपन लिखेंगे, ठीक है। आओ, तो प्राप्त समीकरण से प्रदर्शित होता है कि प्रकाश की आवृत्ति ब्रैकेट में लिख देना न्यू, दहली आवृत्ति कौन सी है? न्यू नॉट। दहली आवृत्ति न्यू नॉट से कम हो जाए तो गतिज ऊर्जा आपको पता है कौन सी है? 1/2 mv मैक्स स्क्वायर ऋणात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी, ओके। जो कि संभव नहीं है। क्या है? जो कि संभव नहीं है। अतः प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए
अतः प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आवृत्ति पहली आवृत्ति से अधिक दहली आवृत्ति से अधिक दहली आवृत्ति से अधिक या उसके बराबर होनी चाहिए। अतः कण यांत्रिकी दहली आवृत्ति की सफल व्याख्या करती है। अतः कण यांत्रिकी दहली आवृत्ति की सफल व्याख्या करती है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट था अपना आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण आप लोगों ने पीछे पढ़ा था ना, इक्वेशन 1। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से प्रदर्शित होता है कि प्रकाश की आवृत्ति न्यू बढ़ाने से गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता है। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से प्रदर्शित होता है कि प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती है। क्लियर है? चलो ये अपना कौन सा पॉइंट है? सेकंड पॉइंट। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से प्रदर्शित होता है कि प्रकाश की आवृत्ति न्यू बढ़ाने से गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है। प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। क्लियर है? देखो फर्स्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा था कि प्रयोग के अनुसार आवृत्ति दहली आवृत्ति के बराबर या उससे अधिक हो तो ही वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्रिया होगी। अब सेकंड पॉइंट अपन ने ये पढ़ा है कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से प्रदर्शित होता है कि प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति की क्या होती है? समानुपाती
होती है। क्लियर है। थर्ड पॉइंट अपन लिखेंगे कि आइंस्टीन के अनुसार, किसके अनुसार? आइंस्टीन के अनुसार एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही अनन्य क्रिया करता है। देखो जी, आइंस्टीन क्या बोलता है कि एक फोटोन जो होता है वो ओनली एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही क्रिया करता है, अर्थात प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल पर, क्या? अर्थात प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल पर आपतित फोटोन की संख्या स्मॉल n, किसके ऊपर? प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल पर आपतित फोटोन की संख्या n हो तो प्रकाश की तीव्रता को कैसे लिखेंगे अपन? आइए बात करते हैं। आइंस्टीन के अनुसार क्या बोलता है आइंस्टीन? आइंस्टीन के अनुसार एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ अन्योन्य क्रिया करता है, अर्थात प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल, प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल पर आपतित फोटोन की संख्या, पर आपतित फोटोन की संख्या स्मॉल n हो तो प्रकाश की तीव्रता निम्न प्रकार प्रदर्शित की जाएगी। प्रकाश की तीव्रता निम्न प्रकार प्रदर्शित की जाएगी। देखो, इसको अब लिखेंगे I इक्वल, किसको कर रहे हैं? फोटोन की संख्या, प्रकाश की तीव्रता निम्न प्रकार प्रदर्शित की जाएगी। तो I इक्वल NH न्यू वोट पर मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, n अगर, क्या बोला? n अगर फोटोन की संख्या बढ़ती है, मतलब कहने का मतलब क्या है? n यहाँ पे क्या है? फोटोन की संख्या है। अगर फोटोन की संख्या बढ़ती है तो मतलब n बढ़ेगा, बढ़ेगा। n बढ़ेगा तो प्रकाश की तीव्रता भी बढ़ेगी, बढ़ेगी। अगर तीव्रता बढ़ेगी अर्थात फोटोन की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। अगर तीव्रता बढ़ेगी तो फोटोन की संख्या बढ़ेगी। मैंने आप लोगों को बताया था आवृत्ति का मतलब क्या होता है और फोटोन का मतलब क्या होता है। आवृत्ति होती है फोटोन की ऊर्जा और तीव्रता होती है फोटोन की संख्या। तो क्या बोलते हैं अपन? देखो, अगर फोटोन की संख्या बढ़ती है तो मतलब n बढ़ेगा। अगर n बढ़ेगा तो प्रकाश की तीव्रता भी बढ़ेगी। तीव्रता बढ़ती है अर्थात फोटोन की संख्या बढ़ती है, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेगी। अरे अपन ने ये ऐसे कुछ पीछे पढ़ रहे हैं, 3-4 दिन हो गए इसको पढ़ते हुए। यहाँ पे फोटोन आपतित किया था तो यहाँ से क्या निकला था? इलेक्ट्रॉन निकला था। तो देखो, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ पे प्रकाश विद्युत धारा का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती इसको, या फिर अपन ऐसे नहीं बोल सकते इसको, क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव धारा की तीव्रता के समानुपाती होता है? क्या प्रकाश, तो इसलिए अपन इसको बोल सकते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता के क्या होती है? समानुपाती होती है। और यही बात अपन ने प्रयोग में पढ़ी थी, पीछे पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? यही बात अपन ने पीछे प्रयोग में पढ़ी थी और उसका ये क्या है? मैथमेटिकल प्रूफ है। क्या है? यही उसका मैथमेटिकल प्रूफ है। क्लियर है? चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। n है यहाँ पे
फोटोन की संख्या। तो कहने का मतलब अगर फोटोन की संख्या बढ़ेगी तो एन की संख्या बढ़ेगी, एन की संख्या या फिर फोटोन की संख्या बढ़ेगी तो तीव्रता भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि तीव्रता ही फोटोन की संख्या होती है। अगर तीव्रता बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे तो यहाँ पे धारा भी ज़्यादा प्रवाहित होगी। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ धारा प्रवाहित होगी और यहाँ फोटोन की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, तो इन दोनों के समानुपाती, किस का, एक तो ये फोटोन और एक ये धारा, इन दोनों का समानुपाती होता है। इसीलिए अपन इसको बोल देंगे कि फोटोन की प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। और ये टॉपिक अपन ने पीछे प्रयोग में पढ़ा था और ये उसका मैथमेटिकल प्रूफ है। क्लियर है? ये क्या हो गई, धारा हो गई, और ये क्या हो गई, फोटोन की संख्या हो गई। और एच न्यू आप लोगों को पता ही है क्या चल रहा है साथ। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो देखो, फोटोन की संख्या बढ़ाने से प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी। फोटोन की संख्या बढ़ाने से, ये रहा फोटोन की संख्या बढ़ाने से प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी। प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी और इसके साथ पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, इसके साथ पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेगी, की संख्या भी बढ़ेगी। अतः कण यांत्रिकी के अनुसार प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। क्लियर है? चलो, ये अपना थर्ड पॉइंट था। अब अपन बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, कि फोर्थ पॉइंट क्या पढ़ा था अपन ने। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से अनन्य क्रिया करता है। फोर्थ पॉइंट है ना कि थर्ड पॉइंट है। क्या करता है, अगर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ अनन्य क्रिया करता है तो मतलब फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा। देखो क्या बोला, एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ अन्योन्य क्रिया करेगा तो फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, दे देगा, और इलेक्ट्रॉन उसी समय पृष्ठ से बाहर आ जाएगा, अर्थात यहाँ समय पश्चिता नहीं होगी। ये अपन ने तीसरा टॉपिक पढ़ा था कि फोर्थ टॉपिक पढ़ा था, प्रयोग के अंदर भी पढ़ा था। तो ये इसका क्या है, फोर्थ पॉइंट है। यहाँ एक फोटोन, देखो यहाँ एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ या एक इलेक्ट्रॉन से अनन्य क्रिया करता है। अतः फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देगा और इलेक्ट्रॉन उसी समय
पृष्ठ से बाहर आ जाएगा। अर्थात यहाँ टाइम डिले नहीं होगा। क्या? अर्थात यहाँ टाइम डिले या समय पश्चाता नहीं होगी। क्लियर है? तो देखो फोर्थ पॉइंट में भी क्वांटम यांत्रिकी जो है वो इस प्रयोग को भी करने में क्या हासिल की उसने? सफलता हासिल की। ठीक है, ये अपने कुछ 4 पॉइंट थे। एक अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ सकता है कि प्रकाश विद्युत समीकरण से या प्रकाश विद्युत समीकरण के द्वारा प्लांक कांस्टेंट कैसे ज्ञात किया जाता है। ये वैसे अपना पॉइंट 5th है, पर इसको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको लिख के अपन बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है इसके अकॉर्डिंग कि प्रकाश विद्युत समीकरण के द्वारा प्लांक कांस्टेंट कैसे ज्ञात किया जाता है। चलो अपन बात करते हैं। क्वेश्चन क्या था अपना? चलो क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले अपन। प्रकाश विद्युत समीकरण के द्वारा प्रकाश विद्युत समीकरण के द्वारा प्लांक कांस्टेंट कैसे ज्ञात किया जा सकता है, समझाइए। कांस्टेंट कैसे ज्ञात किया जा सकता है? या किया जाता है, समझाइए। ओके, चलो ये अपन ने कोई निर्वातित न ले ली। ये अपने पास कोई प्लेट है 2, ये है P1 और ये है P2। और यहाँ पे अपन ने ये कंडीशन कब लगाई थी कि यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। जब इस वाले टर्मिनल को अपन ने एक दिक् परिवर्तक कुंजी के द्वारा जोड़ा था। कब किया था ये वाले डायग्राम में अपन ने ये चेंजेस कब किए थे कि कैथोड यहाँ आ गया और एनोड यहाँ आ गया और कैथोड यहाँ आ गया। जब दिक् परिवर्तक कुंजी आपको पता हो तो ऐसे अपन ने कुछ डायग्राम बनाया था। ये अपन ने यहाँ पे क्या लगाई थी? दिक् परिवर्तक कुंजी। ठीक है, ये दिक् परिवर्तक कुंजी लगाते ही ये बैटरी के टर्मिनल दोनों क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलो। और यहाँ पे अपन ने एक फोटोन आपतित कराया था और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे। तो देखो यदि इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बहुत तेज़ी से यहाँ पे आ रही है, फिर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ही होगी। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 12 mv² मैक्स स्क्वायर, और यहाँ यानी कि इस नेगेटिव टर्मिनल पर इतनी वोल्टता लगानी है अपने को। ये देखो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जल्दी से आएगी, यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे इस वाले टर्मिनल या इस वाले परिपथ में
इतनी वोल्टता लगानी है यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रॉन जो आए ये यहाँ पे क्या हो जाए, यहीं पे रुक जाए, यानी कि आगे ना आए। अगर आगे आएंगे तो ये प्रकाश विद्युत धारा का मान भी इसमें प्रवाहित होने लग जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए यहाँ पे इतनी वोल्टता लगाएंगे कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है ये यहाँ पे ही रुक जाए। तो जितनी ऊर्जा के साथ आ रहा था, तो इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा के साथ आ रहा था उतनी ही ऊर्जा सामने से लगा दूं। देखो मैं क्या करूं, मान लो ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास जितनी ऊर्जा वो उतनी ऊर्जा से आ रहा है, पर मैं भी सामने से उतनी की उतनी ही ऊर्जा अगर इसके सामने लगा दूं तो वो इलेक्ट्रॉन वहीं रुक जाएगा। रुकेगा कि नहीं रुकेगा? तो वो इलेक्ट्रॉन वहीं रुक जाएगा और इलेक्ट्रॉन गति नहीं करा। क्या किया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, पर मैंने भी इसके सामने जितनी ये ऊर्जा लेके आ रहा उतना ही मैंने इसको बढ़ा दिया, इसकी वोल्टता को। तो जितनी ऊर्जा ये बढ़ाएगा उतनी ऊर्जा मैं बढ़ाऊंगी। अगर दोनों अपन सेम चल रहे हैं, ऑपोजिट में चल रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं के यहीं रुक जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ रुकेंगे तो प्रकाश विद्युत धारा का मान प्रवाहित नहीं होगा, या फिर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन गति नहीं करे तो निरोधी वोल्टता, देखो अगर इलेक्ट्रॉन गति नहीं करा तो आपने पढ़ा था यहाँ पे निरोधी विभव पर वोल्टता का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अब इस वोल्टता को ऊर्जा के रूप में कैसे लिखेंगे अपन? जिस वोल्टता को आप लोगों को पता है, आपने पीछे शायद 6 पॉइंट था, 7 पॉइंट था, उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा लेके यहाँ से आएगा तो अपन यहाँ पे उतनी ही वोल्टता बढ़ा देंगे। और यहाँ पे वो वोल्टता जो बढ़ाते हैं उसको आपने V0 बोला था ऐसे कुछ। तो वो V0 यहाँ पे क्या है, निरोधी विभव है। एक निरोधी विभव ही एक ऐसी वोल्टता है जो इलेक्ट्रॉन को आगे आने से रोक सकता है। कहने का मतलब यही एक ऐसी वोल्टता है जो प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या कर सकती है, शून्य कर सकती है। ठीक है, तो अब इस वोल्टता को अपन ऊर्जा के रूप में कैसे लिखेंगे? देखो, विभव इक्वल या वोल्टता इक्वल W/Q। विभव वर्क, कार्य अपॉन आवेश। क्या हो गया, कार्य अपॉन आवेश। तो अपने को निकालना क्या है, यहाँ पे वर्क निकालना है। तो कैसे लिख देंगे अपन इसको, VQ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? कार्य क्या होता है भाई, विभव मल्टीप्लाई क्या होता है कार्य, W/VQ। ठीक है, अब कार्य यहाँ पे W है और ये क्या हो गया यहाँ पे, कार्य यानी ऊर्जा। क्लियर है? चलो, अगर मुझे विभव से ऊर्जा निकालनी है, क्या, अगर मुझे विभव से ऊर्जा निकालनी है तो मुझे विभव को चार्ज से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखो मैंने क्या बोला, अगर मुझे इस विभव से या फिर इस विभव से मुझे अगर क्या निकालनी है, ऊर्जा निकालनी है, तो मुझे इस विभव को क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रहा मेरा विभव और इसको मैंने क्या कर दिया, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन तभी रुकेगा जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इस वोल्टता के कारण उत्पन्न ऊर्जा दोनों आपस में बराबर हो जाए और फिर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो देखो ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो अपने आप में चार्जेज है। तो EV0 इक्वल ½ mv मैक्सिमम स्क्वायर। ओके, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे तभी रुकेगा जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इस वोल्टता के कारण उत्पन्न ऊर्जा दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो यहाँ पे या प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होगा, शून्य होगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से पूछ लेना। ओके,
अब अपन बात करते हैं, ये जो भी मैंने अभी बताया, इसको समझाया, इसको लिखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।